आपको दुनिया भर में मुसलमानों के ठेकेदार बनने वाले इस्लामिक देशों के दोहरे मापदंड का आपके सामने आज हम नकाब उतारेंगे। यह खबर आज उस प्रस्ताव को लेकर है जो कल यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में पेश हुआ था। यह संयुक्त राष्ट्र का मानव अधिकारों का परिषद है। यहां भी मानव अधिकारों की बड़ी सी दुकान खुली हुई है और इसमें चीन के शिनजियांग प्रांत में रहने वाले वीगर मुसलमानों का जिक्र किया गया था। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, डेनमार्क और फिनलैंड समेत कुल मिलाकर 9 पश्चिमी देशों ने यह कहा कि चीन के इस प्रांत में वीगर मुसलमानों के मानव अधिकारों का जबरदस्त उल्लंघन हो रहा है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र की मानव अधिकार परिषद को इस पर बहस करनी चाहिए और अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता तो मानव अधिकारों के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र और पश्चिमी देश चीन की घेराबंदी करने में कामयाब हो जाते। लेकिन चीन ने बड़ी आसानी से इस प्रस्ताव को खारिज करवा लिया और इसमें चीन की मदद किसने की अभी आपको बताते हैं। फिलहाल संयुक्त राष्ट्र की इस परिषद में, जो मानव अधिकारों का परिषद है, इसमें कुल 47 देश हैं जो इसके सदस्य हैं और नियम यह कहते हैं कि अगर किसी प्रस्ताव के समर्थन में 50% से ज्यादा वोट डाले जाते हैं तो उस प्रस्ताव को पास माना जाएगा, लेकिन अगर इससे कम वोट पड़ते हैं तो प्रस्ताव खारिज हो जाएगा। चीन के मामले में यह प्रस्ताव खारिज हो गया और इसलिए यह बहुत बड़ी खबर है। चीन जीत गया और सारे ये पश्चिमी देश हार गए। इसमें कुल 17 देशों ने चीन के खिलाफ वोट डाला और 19 देशों ने चीन के समर्थन में वोट दिया और कुल 11 देश वोटिंग के दौरान एब्स्टेन रहे, यानी उन्होंने वोट नहीं डाला, जिनमें भारत भी है। बहुत सारे लोग एब्स्टेन का मतलब समझते हैं कि ये देश वोटिंग के दौरान अनुपस्थित थे, जबकि ऐसा नहीं है। एब्स्टेन का मतलब होता है वोटिंग के दौरान ये देश परिषद में तो उपस्थित थे लेकिन इन देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया और अपना वोट नहीं डाला। बड़ी बात यह है कि भारत ने भी इस चीन के मामले में अपना वोट नहीं डाला और एक तरीके से चीन की मदद की। भारत ने चीन के खिलाफ अपने वोट का इस्तेमाल किया ही नहीं, बल्कि हम इस पूरी प्रक्रिया के दौरान हमने एब्स्टेन किया। इसलिए आज इस खबर में 2 बड़ी बातें हैं समझने की। पहला, भारत ने चीन के खिलाफ वोट क्यों नहीं डाला जबकि चीन तो हमारा दुश्मन देश है। दूसरा, जिन देशों ने इस प्रस्ताव को खारिज कराने में चीन का समर्थन किया, ये देश कौन से हैं? और आप हैरान हो जाएंगे जब इन देशों का नाम आपको पता चलेगा। आपको यकीन नहीं होगा, ये सारे वो मुस्लिम देश हैं जो कुछ समय पहले तक भारत को मुसलमानों के मानव अधिकारों पर लेक्चर दे रहे थे। इसमें बिलावल भुट्टो का देश पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान और बिलावल भुट्टो अभी थोड़ी देर पहले कश्मीर पर हमें लेक्चर दे रहे हैं कि मानव अधिकारों का हनन कर रहे हैं, लेकिन इन देशों में पाकिस्तान से लेकर यूएई, कतर, इंडोनेशिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारे देश शामिल हैं जिन्होंने चीन की मदद की और इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट डाला। आपको याद होगा पिछले दिनों जब नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, तब इस पर 57 मुस्लिम देशों के संगठन, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC, उसने भारत का जबरदस्त विरोध किया था। इस संगठन ने भारत के खिलाफ प्रस्ताव पास करके ये कहा था कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, महिलाओं को हिजाब पहनने से रोका जा रहा है, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं। इसलिए यह संगठन चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र इस मामले में भारत को लेकर जरूरी कदम उठाए। यह कहा था मुस्लिम देशों के संगठन ने। लेकिन अब इसी संगठन के 12 बड़े मुस्लिम देशों ने वीगर मुसलमानों के मानव अधिकारों पर चीन का विरोध करने की बजाय चीन का साथ दिया है। इससे बड़ा और भद्दा मजाक और क्या हो सकता है। कड़वा सच ये है कि ये तमाम इस्लामिक देश उन्हीं मुसलमानों के मानव अधिकारों की बात करते हैं जो उन्हें सूट करते हैं। जैसे कश्मीर के मुसलमानों की तो बात करते हैं, लेकिन ये चीन के वीगर मुसलमानों को मुसलमान मानते ही नहीं। चीन के अलावा ये बलूचिस्तान के मुसलमानों को, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान का मुसलमान है, उसे मुसलमान नहीं मानते। उन पर भी अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा कभी नहीं उठाते, जिनमें इन मुसलमानों पर पाकिस्तान लगातार अत्याचार कर रहा है बलूचिस्तान में। और आज बलूचिस्तान में जो हमारे दर्शक हैं वो पूरी दुनिया में हमें देख रहे होंगे, आज उनके लिए भी हम आवाज उठा रहे हैं। इसके अलावा ये सीरिया, ईरान, इराक और टर्की के कुर्द मुसलमानों को भी मुसलमान नहीं मानते, जो पिछले 80 वर्षों से अपने अलग देश कुर्दिस्तान की मांग कर रहे हैं। इस दौरान हजारों कुर्द मुसलमान मारे गए। ये लोग यमन के हूती मुसलमानों को भी मुसलमान नहीं मानते। यानी इन देशों ने अपनी खुद की एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जिसमें उसी व्यक्ति को मुसलमान माना जाता है जो इनके चश्मे से मुसलमान नजर आता है। वरना दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी पर अत्याचार हो रहे हैं, मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, लेकिन ये देश उनके अधिकारों की बात तक नहीं करते। आज अगर किसी देश में मुसलमानों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं तो वो देश है चीन।
145 करोड़ की आबादी वाले चीन में वीगर मुसलमानों की जनसंख्या है 1 करोड़ 10 लाख, जबकि इस प्रस्ताव पर चीन का समर्थन करने वाले इस्लामिक देश कतर की कुल आबादी है सिर्फ 29 लाख। यानी चीन में कतर जैसे 3 देशों की मुस्लिम आबादी रहती है और इनमें भी 83% मुसलमान चीन के एक ही प्रांत शिनजियांग प्रांत में रहते हैं, जहां चीन ने बड़ी बड़ी जेल और डिटेंशन कैंप्स बनाए हुए हैं और वहां इन मुसलमानों का दमन किया जाता है, इन्हें उन कैंप्स में रखकर। अमेरिका की ही एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2017 के बाद से चीन ने इस प्रांत में 1200 से ज्यादा डिटेंशन कैंप्स बनाने पर लगभग 6000 करोड़ रुपए खर्च किए। इन डिटेंशन कैंप्स में 10 लाख से ज्यादा वीगर मुसलमानों को नजरबंद करके रखा गया है। उनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं किस हालात में है। वर्ष 2020 में आई इन सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए यह पता चला था कि चीन ने अब अपने एक इलाके में इतना बड़ा डिटेंशन कैंप बना लिया है कि वो वहां एक पूरे शहर को कैद करके रख सकता है। चीन में अगर कोई महिला बुर्का या हिजाब पहनती है या कोई पुरुष लंबी दाढ़ी रखता है या अगर कोई मुस्लिम परिवार 3 से ज्यादा बच्चे पैदा करता है तो ऐसा करने पर वहां लोगों को गिरफ्तार करके ऐसी जेलों में बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा चीन में जो वीगर मुसलमान सरकारी नौकरी करते हैं उन्हें और उनके परिवारों को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। 2017 में वहां इसे लेकर एक कानून बना जो ये कहता है कि नमाज पढ़ना एक तरह की गैर कानूनी धार्मिक गतिविधि है, लेकिन किसी ने चीन का कुछ बिगाड़ लिया? बिल्कुल नहीं। एक और बात, चीन में मोहम्मद, अराफात और जिहाद जैसे नामों पर कड़ी पाबंदी लागू है और अगर वहां कोई परिवार अपने बच्चों का नाम मोहम्मद रखता है या फिर अराफात रखता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। और चीन शायद दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां मस्जिदों को खुलेआम तोड़ा जाता है। चीन में यह कानून है कि वहां मीनार और गोल गुंबद वाली मस्जिदें नहीं बन सकती और इसी के तहत वहां अब तक सैकड़ों मस्जिदें तोड़ी जा चुकी हैं। तस्वीर आपके सामने है। क्या यह तस्वीर दुनिया भर के इस्लामिक देशों को दिखाई नहीं दे रही? क्या ये डिटेंशन कैंप्स की तस्वीरें दुनिया के बड़े बड़े इस्लामिक देशों को, इस्लाम के ठेकेदारों को दिखाई नहीं दे रही? तो उन्होंने चीन का क्या बिगाड़ लिया, जबकि वो तो चीन का साथ दे रहे हैं। अब आप भारत को देखिए, 140 करोड़ की आबादी वाले भारत में लगभग 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं, लेकिन आप खुद सोचिए, क्या हमारे देश में किसी मुसलमान को मोहम्मद नाम रखने से रोका गया? क्या किसी मुस्लिम महिला का बुर्का या हिजाब पहनने पर उसकी गिरफ्तारी हुई है? हकीकत यह है कि हमारे देश में आज भी मुस्लिम छात्राएं स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने की जिद पर अड़ी हुई हैं और बहुत जगह हिजाब पहनकर जाती भी हैं, लेकिन बावजूद इसके ये कितना बड़ा विरोधाभास है कि जिस धर्मनिरपेक्ष भारत में मुसलमानों को सारे अधिकार मिले हैं, जहां कई राज्यों में आज भी सड़कों पर खुले में नमाज पढ़ी जाती है, वहां इन मुस्लिम देशों को इस्लाम खतरे में दिखाई दे रहा है। और जिस चीन में मुसलमान नमाज तक नहीं पढ़ सकते, वहां इन मुस्लिम देशों को इस्लाम खतरे में बिल्कुल दिखाई नहीं देता। हालांकि आज बड़ा सवाल यह भी है कि भारत ने इस मुद्दे पर चीन के खिलाफ वोट क्यों नहीं किया। यह भी आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। जब चीन हमारा दुश्मन देश है तो हमने उसके खिलाफ वोट क्यों नहीं दिया? इसके पीछे की वजह आपको बताते हैं। असल में भारत ने आज तक ऐसे सभी प्रस्तावों का विरोध किया है जो किसी एक देश पर केंद्रित होते हैं। जैसे यह प्रस्ताव भी चीन की घेराबंदी के लिए किया गया था और ऐसा करने वाले सारे पश्चिमी देश थे, जिसकी वजह से भारत ने खुद को इस वोटिंग से अलग रखा। इसके अलावा एक तथ्य यह भी है कि भारत ने हमेशा ही इस तरह के प्रस्तावों का विरोध किया है। यह हमारी विदेश नीति का हिस्सा है और यही नीति चीन भी अपनाता है। चीन ने भी कभी भी मानव अधिकारों या कश्मीर के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ वोट नहीं किया है। वर्ष 2018 में जब पहली बार संयुक्त राष्ट्र की ह्यूमन राइट्स काउंसिल में कश्मीर के मुद्दे पर एक रिपोर्ट पेश हुई और इसमें कहा गया कि कश्मीर में मुसलमानों के मानव अधिकारों का दमन हो रहा है, तब इस पर चीन का रुख काफी तटस्थ था। उस समय चीन ने न तो इस रिपोर्ट के पक्ष में कोई बात कही, न ही इसके खिलाफ बयान दिया। दरअसल ये जो मानव अधिकार, लोकतंत्र और संविधान जैसे मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर पश्चिमी देश दुनिया के तमाम देशों से ज्यादा राजनीति करते हैं, जबकि चीन इन पर ना तो कभी कोई प्रस्ताव लाता है और ना ही उसका समर्थन करता है, क्योंकि चीन जानता है उसके देश में इन तीनों ही चीजों की स्थिति बहुत खराब है, वो इनसे दूर रहता है। लेकिन जब बात अर्थव्यवस्था की आती है, पैसे की आती है, तो इस मोर्चे पर चीन भारत की मुश्किलें बढ़ाने से कभी पीछे नहीं हटता, जिससे यह पता चलता है कि चीन के लिए अर्थव्यवस्था जरूरी है, लेकिन लोकतंत्र और मानव अधिकार जैसे मुद्दे उसके सिलेबस में हैं ही नहीं। और यही बात आज भारत के विदेश मंत्रालय ने भी कही है। भारत सभी मानवाधिकारों को अपहोल्ड करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत का वोट उसकी लंबे समय के चली आ रही पोजीशन के अनुरूप है कि कंट्री स्पेसिफिक प्रस्ताव
कभी मददगार नहीं होते हैं। भारत ऐसे मुद्दों से निपटने के लिए बातचीत के पक्षधर है। और हमने सिंगजियांग उइगुर ऑटोनोमस रीजन में मानवाधिकारों की चिंताओं के संबंधित जो OHCHR की रिपोर्ट थी उसका आकलन पर गौर किया है और सिंगजियांग उइगुर ऑटोनोमस रीजन के लोगों के मानवाधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए और उनकी जो मानवाधिकार को गारंटी या रिस्पेक्ट करना चाहिए, इस पे जोर देना चाहिए। हमें उम्मीद है कि संबंधित पक्ष स्थिति को निष्पक्ष और ठीक रूप से संबोधित करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की है और उनसे पूछा है कि क्या आज भारत सही को सही और गलत को गलत कहने से भी डरता है। यानी वो ये पूछ रहे हैं कि भारत ने चीन के खिलाफ वोट क्यों नहीं डाला। लेकिन आज हमारा ओवैसी से यह सवाल है कि जिस तरह से उन्होंने इस मुद्दे पर भारत के रुख की आलोचना की है, क्या ठीक उसी तरह वो चीन का समर्थन करने वाले मुस्लिम देशों को लेकर भी ट्वीट करेंगे? क्या वो इन तमाम मुस्लिम देशों से सवाल पूछेंगे कि उनके दोहरे मापदंड क्यों हैं? क्या ओवैसी मुस्लिम देशों से पूछेंगे कि नुपुर शर्मा के मामले में उन्होंने भारत सरकार की आलोचना की थी और अब वो चीन के मुसलमानों के मामले में दूसरा रुख कैसे अपना सकते हैं? यहां आज सवाल संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं को लेकर भी है जिनका आज कोई ज्यादा महत्व रह नहीं गया है। आप खुद सोचिए, संयुक्त राष्ट्र ने आज तक क्या किया है और क्या उसकी ताकत रह गई है। यह संस्था ना तो शांति युद्ध, ना तो शीत युद्ध को टाल पाई कभी, ना अफगानिस्तान के युद्ध में कोई भूमिका निभाई, ना इराक और सीरिया में शांति स्थापित कर पाई और ना ही इससे दुनिया भर के शरणार्थियों को कोई फायदा हुआ है। तो आप देखिए, दुनिया में लगातार युद्ध होते जा रहे हैं। अफगानिस्तान देख लीजिए, इराक देख लीजिए, सीरिया देख लीजिए, अब यूक्रेन और रशिया का युद्ध देख लीजिए। लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने क्या कर लिया? आप खुद सोचिए उसकी क्या ताकत है। लेकिन आज यहां पर अमेरिका का दोहरा चरित्र भी देखना बहुत जरूरी है। ये तस्वीरें 2 अक्टूबर की हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, जब पाकिस्तान में अमेरिका के राजदूत, जिनका नाम है डोनाल्ड ब्लूम, वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में गए थे, जिसे हम POK कहते हैं, और वहां उन्होंने अमेरिका की एक हेल्थ केयर कंपनी के दफ्तर का दौरा किया था। बड़ी बात यह है, इस दौरान इस्लामाबाद में अमेरिका की एम्बेसी ने इस पर जो ट्वीट किया उसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को उन्होंने आजाद जम्मू कश्मीर कहकर लिखा है। देखिए, उन्होंने लिखा है आजाद कश्मीर के बाग में वो गए हैं, जबकि संयुक्त राष्ट्र भी इस हिस्से को पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर कहकर पुकारता है। पाकिस्तान एडमिनिस्टर्ड कश्मीर कहता है संयुक्त राष्ट्र। लेकिन अमेरिका का दूतावास और अमेरिका के राजदूत जो पाकिस्तान में हैं, वो इसे आजाद कश्मीर कहकर बुला रहे हैं। अगर पिछली कुछ घटनाओं को देखें तो ऐसा लगता है अमेरिका भारत को कोई संदेश देना चाहता है। पहले अमेरिका ने F-16 लड़ाकू विमानों के रखरखाव के लिए पाकिस्तान को 3600 करोड़ रुपए की मदद दी और फिर इस साल अमेरिका के 2 बड़े अधिकारी और राजदूत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के दौरे पर गए और फिर POK को अमेरिका ने आजाद कश्मीर बताना शुरू कर दिया, जिससे ऐसा लगता है कि अमेरिका भारत को कुछ संदेश देना चाहता है और भारत को नीचा दिखाने के लिए अचानक से अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद करनी शुरू कर दी है और उन चीजों को, उन हरकतों को करना शुरू कर दिया है जिससे भारत को परेशानी होती है। और कश्मीर उनमें से एक है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर उनमें से एक है।